सहेली का डबल गेम। क्या मौत के बाद भी कोई जिंदा हो सकता है? यकीनन नहीं, लेकिन वो लड़की जिंदा हो गई। आखिर यह कैसा रहस्य था? यह खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है। और यह कहानी है दो दीवानों की मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए रची गई एक गहरी साजिश, मौत के बाद जिंदा होने की साजिश। मामा, मामा, मामा बचाओ, बचाओ! मुझसे बचना चाहती हो ना? तो मैं काम उतारो। You idiot! तुम हमेशा मेरी पता करती हो। आज तो नहीं बचोगी। सॉरी बोला तो। दो सहेलियां जब भी मिलती तो यूं ही दिल लगी करती। सॉरी ओके। एक गुस्से से बिफर जाती तो दूसरी हंस हंस कर निढाल हो जाती। फिर शुरू होता मान मुनव्वल का सिलसिला। आज माफ करती हूँ, आज के बाद ऐसा किया ना तो जान से मारा कसम कभी नहीं करूंगी। पक्का सांस आ रही है? बैठ तो जाओ, तुम्हारे घर में कोई आता तुम ऐसे बैठ करती हो। बहुत प्यार था दोनों सहेलियों के बीच। दोनों हर रोज मिलती, घंटों बातें करती। लेकिन एक रोज जब वो दोनों सहेलियां मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। एक की मौत हो गई तो दूसरी हो गई गायब। हरियाणा की रहने वाली उन दो सहेलियों के बीच जितनी पुरानी दोस्ती थी, उससे भी कहीं गहरा था उन दोनों का भरोसा। एक दूसरे की राजदार वो दोनों सहेलियां हर रोज अकेले में घंटों मिलती, घंटों बातें किया करती। लेकिन गर्मी की एक दोपहर दोनों सहेलियों की मुलाकात छोड़ गई कई सवाल। सूरज आसमान से मानो अंगारे बरसा रहा था। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। लेकिन हरियाणा के गोहाना इलाके में रहने वाली गीता के दिल में चैन नहीं था। कोई नहीं जानता था कि उसकी परेशानी का सबब क्या है। तभी गीता के मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। फोन था गीता की सबसे प्यारी सहेली कविता का। हाय कविता, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना आज मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तुम प्लीज जल्दी यहाँ पर आओ। हाँ यार, मुझे पता है, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। मैं बस पहुँच रही हूँ। ओके, बट एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें मेरे घर आते हुए कोई देख ना ले। तुम बेफिक्र रहो। गीता ने ये कहते ही फोन काट दिया और बिना किसी को कुछ बताए अपने घर से निकल पड़ी। चुपचाप, रास्ते में कोई पहचान न ले इसलिए गीता ने दुपट्टे से अपना चेहरा भी ढक लिया। थोड़ी देर बाद ही गीता अपनी अजीज कविता के घर पहुंच गई।
कॉल बेल बजाई तो दरवाजा कविता ने ही खोला। सॉरी यार, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम जल्दी अंदर आओ, नहीं तो तुम कोई देख लेगा। अब अंकल आंटी तो नहीं है ना घर पे? कोई नहीं है, मेरे सिवा घर में कोई नहीं है। चलो। कविता के घर वाले किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन जब वो घर लौटे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कविता, 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 क्या हुआ कविता? क्या हो गया कविता? कविता, क्या हो गया तेरे को? कविता, कविता, क्या हो गया तुझे? कमरे में पड़ी थी एक जली हुई लाश। लाश इस कदर जल चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। किसी तरह जले हुए कपड़ों की पिनाह पर घर वालों ने इस बात की तस्दीक की कि वो लाश कविता की ही है। फिर क्या था, पूरे घर में कोहराम मच गया। कविता के घर वाले फूट फूट कर रो रहे थे। मौका वारदात को देखकर पहली नजर में तो यही लग रहा था कि कविता ने खुदकुशी की है, लेकिन क्यों, घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कविता की याद में उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी घर वालों को याद आई कविता की एक धमकी। पापा, वो मेरी मोहब्बत है, और अगर आपने मुझे उससे शादी करने से मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे जीते जी तो उससे बिल्कुल शादी नहीं करेगी। घर वाले जानते थे कि कविता पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के से मोहब्बत करती थी, राजेंद्र नाम के एक ऐसे लड़के से मोहब्बत जिसके साथ घर वालों को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था कविता का रिश्ता। मेरे जीते जी तो ये बिल्कुल नहीं होगा, समझी? तो क्या कविता ने अपने उसी प्रेमी के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दिया था? इस बात का अगर कोई सही जवाब दे सकता था तो वो थी कविता की सबसे प्यारी सहेली, उसकी राजदार गीता। लेकिन कविता के घर वाले उस वक्त और भी हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि वारदात के बाद से ही गीता भी गायब है। जिस दिन से कविता गायब है? अच्छा, गीता कहां गई? हर वक्त कविता के साथ रहने वाली गीता उसकी मौत के बाद ही अचानक गायब कैसे हो गई? सब इस बात की छानबीन में लगे थे, लेकिन इस बीच उन्हें एक चकरा देने वाली खबर मिली। कविता की मौत नहीं हुई बल्कि वो जिंदा है। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सवाल यह था कि अगर कविता की मौत नहीं हुई तो घर में पड़ी वो लाश आखिर किसकी थी? सवाल यह भी था कि कविता से मिलने के थोड़ी देर बाद ही उसकी सबसे प्यारी सहेली गीता कहां गायब हो गई। मामला एकदम उलझ चुका था। काफी कोशिशों के बाद भी जब कविता और गीता के घर वाले इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए तो किसी सुराग की उम्मीद में उन्होंने कविता के प्रेमी राजेंद्र की खोजबीन शुरू कर दी। तभी इलाके के एक शख्स से गीता के पिता धर्मवीर को मिली एक अहम जानकारी। हाँ जी, 8 तारीख को दोपहर के टाइम देखा था जी। देखा था? तो उसने क्या पहन रखा था लड़की ने? काला सूट पहन रखा था जी। अच्छा, तो पहचान में नहीं आ रही थी? मुंह दुपट्टे ढक रखा था जी। 8 अप्रैल ये वही तारीख थी जिस दिन गीता कविता से मिली थी और इसके बाद से ही वो कहीं गायब हो गई। तो क्या राजेंद्र के साथ जाने वाली वो लड़की गीता थी? क्या कविता के प्रेमी राजेंद्र और गीता के बीच मोहब्बत का कोई प्लॉट तैयार हो गया था जिसकी वजह से उन दोनों ने मिलकर कविता का काम तमाम कर दिया? सवाल कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। गीता के पिता धर्मवीर ने जब इलाके के उस शख्स से गहरी छानबीन की तो मिली एक अहम जानकारी। पता चला कि राजेंद्र के साथ पैदल जा रही उस लड़की ने कुछ दूर जाने के बाद पड़ोस के गांव में रहने वाले इकबाल नाम के एक शख्स से लिफ्ट मांगी थी। मोटरसाइकिल में लिफ्ट ली थी? अरे बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। है कि भाई एक इकबाल सरदार है, उसकी मोटरसाइकिल पे कल 3-2:30 बजे कोई लड़की बैठकर सफीद हो गई है।
तो उसमें हमारा कुछ शक और गांव वालों का भी शक बढ़ गया। ये जानकारी मिलते ही गीता के घर वाले इलाके के कुछ लोगों के साथ पड़ोस के गांव में रहने वाले इकबाल के घर पहुंच गए। इकबाल को राजेंद्र के साथ ही कविता और गीता की तस्वीर दिखाई गई। तीनों तस्वीरों को गौर से देखने के बाद इकबाल ने जो बात बताई उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। तो उस इकबाल से जाके पूछा, फोटो दिखाई, फोटो से उसने इनकार कर दिया। वो लड़के का फोटो, जो ये कविता इसका फोटो देखा, उसने पहचान लिया कि ये लड़की गई थी और इस लड़के ने मेरे साथ बैठाई थी। इकबाल का साफ कहना था जिस लड़की को उसने बाइक से पास के स्टॉप तक लिफ्ट दी थी वो कविता थी, ना कि गीता। इस सनसनीखेज खुलासे ने इलाके के लोगों को भी हैरत में डाल दिया। जब कविता का अंतिम संस्कार उनकी आंखों के सामने हुआ तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? वो इकबाल से लिफ्ट कैसे मांग सकती है? हेलो हैरान परेशान लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी इलाके की पुलिस को दी ताकि मामले की हकीकत उजागर हो सके। इत्तला मिलते ही हरियाणा पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। जल्द ही पुलिस को एक मुखबिर से उस ठिकाने का पता भी चल गया जहां राजेंद्र किसी लड़की के साथ पिछले कई दिनों से गुपचुप तरीके से रह रहा था। पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो उसकी हैरानी का भी ठिकाना नहीं रहा। जिस कविता को घर वालों के साथ ही इलाके के लोग भी मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा थी और अपने प्रेमी राजेंद्र के साथ हंसी खुशी रह रही थी। तो फिर कविता के घर में मिली वो जली हुई लाश किसकी थी? पुलिस के लिए यह सवाल किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं था। सवाल ये भी था कि कविता से मिलने के बाद ही उसकी सहेली गीता कहां गायब हो गई। सहेली का डबल गेम। कविता और गीता हरियाणा की रहने वाली उन दोनों लड़कियों की दोस्ती एक मिसाल थी। लेकिन एक रोज लोग यह जानकर सकते में आ गए कि एक सहेली ने खुदकुशी कर ली है तो दूसरी लापता हो गई है। लोगों ने इस खबर पर यकीन भी कर लिया था। लेकिन जब पुलिस ने कविता को गिरफ्तार किया तो सारे राज एक एक कर खुलने लगे। कविता ने पुलिस को सुनाई अपनी मोहब्बत की कहानी, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए उसने रच डाली अपनी ही सहेली की मौत की साजिश। देखिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मेरे माँ बाप। कविता ने पुलिस को बताया कि वो अपने प्रेमी राजेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था उनका ये रिश्ता। शादी करना चाहती है उससे? जानती है उसके बारे में कुछ? पापा, वो मेरी मोहब्बत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, समझी? मैं उससे शादी करूंगी और जरूर करूंगी। मुझे जानती नहीं है तू, फिर उसके लिए क्या करूंगा मैं? क्या करेंगे आप? वो मरेगा मेरे हाथ से, देख लियो। कैसे बाप हैं आप? अपने बच्चे की खुशी नहीं अच्छी लगती आपको? हाँ, इसीलिए नहीं इतना बड़ा किया तेरे को। पापा, राजेंद्र मेरी मोहब्बत है और अगर आपने मुझे से जुदा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कविता ने अपने घर वालों को एक बार नहीं बल्कि कई बार खुदकुशी की धमकी दी, लेकिन इसके बाद भी घर वाले राजेंद्र से उसकी शादी करने को राजी नहीं हुए। तो कविता ने अपने प्रेमी राजेंद्र के साथ मिलकर रच डाली एक खौफनाक साजिश। लोगों की नजरों में खुद को मारकर जिंदा रहने की साजिश। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कविता को जरूरत थी एक लड़की की। किसी भी तरह जब कविता किसी लड़की का इंतजाम नहीं कर पाई तो इसने अपनी एक खास सहेली गीता को ही साजिश का मोहरा बना दिया। मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? वो 8 अप्रैल 2006 का दिन था
कविता ने एक खास बातचीत के बहाने गीता को चुपके से अपने घर बुलाया। मैं बस पहुंच रही हूँ। ओके, बट एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें मेरे घर आते हुए कोई देखना नहीं। तुम बेफिक्र रहो। ओके, बाय बाय। बाय। कविता पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाली गीता जैसे ही उसके घर पहुंची, गला घोंटकर कविता ने गीता की हत्या कर दी और फिर उसे अपने कपड़े पहना दिए। इसके बाद कविता ने मिट्टी का तेल छिड़ककर गीता की लाश को आग के हवाले कर दिया। कल जी मैंने लड़की को घर बुलवाया जी, घर बुलवा कर जी उसको जी मतलब गला घोट कर मार दिया। गला घोट कर मारने के बाद जी मैंने मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई। जब कविता को पक्का यकीन हो गया कि उसने गीता की जिंदगी के साथ ही उसकी पहचान भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी है, तो चुपचाप अपने घर का दरवाजा बंद किया और एक सुनसान जगह पर पहले से ही इंतजार कर रहे अपने प्रेमी राजेंद्र के पास जा पहुंची। इसके बाद आंखों में एक नई जिंदगी का ख्वाब संजोए दोनों निकल पड़े एक गुमनाम ठिकाने की ओर। कविता ने तो यही सोचा था कि उसके घर में गीता की पूरी तरह जली हुई लाश को देखकर लोग सोचेंगे कि कविता की मौत हो गई है और वो अपने प्रेमी राजेंद्र के साथ बाकी की जिंदगी गुजार लेगी। लेकिन एक गलती ने इस साजिश से पर्दा उठा दिया। सनसनी के लिए नीरज पांडे की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।